नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के तहत ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। मॉडर्न हिस्ट्री के पहले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया है पुर्तगाली और डच कंपनियों के बारे में। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप जरूर देख लें, क्योंकि देखिए हिस्ट्री एक क्रम से चलती है और इसलिए हिस्ट्री को एक क्रम से पढ़ना भी पड़ता है। और ऐसे में अगर आप जो है एक क्रम से नहीं पढ़ेंगे, छोड़ छोड़ करके पढ़ेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर आपकी कमांड कभी भी बेहतरीन नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी लेक्चर्स को एक क्रम से देखें, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे टाइमलाइन में पहली घटना का जिक्र है 1599। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई। तो इतना बड़ा नाम था BEIC का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। तो 1599 में लंदन में जॉन मेयर की अध्यक्षता में कुछ इंग्लैंड के व्यापारियों की मीटिंग हुई और उसमें यह तय किया गया कि हमें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनानी चाहिए। यह वो समय था, तब तक जो है भारत के मुनाफेदार व्यापार की पूरे यूरोप में चर्चा थी। इसी के बाद हम देखेंगे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हो जाएगी। तो पुर्तगालियों ने एक छत्र 100 वर्षों तक हिंद महासागर पर राज किया, लेकिन 100 वर्षों के पश्चात लगभग उन्हें चुनौती देने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होने लगा। और हमने पूरा जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ लिया है, जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। ठीक है। तो 1599 में क्या हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। 1600 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ इस कंपनी के लिए दिसंबर 1600 में कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एक चार्टर दे दिया, यानी एक आज्ञा पत्र दे दिया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया के देशों से 15 वर्षों तक के लिए जो है व्यापार कर सकती है। ऐसा अधिकार पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और जैसे ही यह अधिकार पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, वैसे ही 1601 में पहला ब्रिटिश अभियान जेम्स लेकेस्टर के नेतृत्व में, यह प्रथम ब्रिटिश अभियान था जिसे लीड कर रहा था जेम्स लेकेस्टर, ये जो है हुआ। और जेम्स लेकेस्टर के नेतृत्व में प्रथम ब्रिटिश अभियान इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचा। हालांकि यह कहा जाता है कि यह अंडमान तक आया था, लेकिन अभी तक यह माना जाता है कि यह भारत नहीं आया, इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक ये चला गया। ठीक है। यह 1601 को अभियान हुआ। भारत की बात हम करें तो भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास या भारत में फैक्ट्री खोलने का प्रयास सबसे पहले 1608 में हुआ, जब कैप्टन हाकिंस भारत आया। और कैप्टन हाकिंस जिस जहाज से आया था उसका नाम था हेक्टर। ठीक है। एक बार केबीसी में ये 7 करोड़ का प्रश्न था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं किस केबीसी की बात कर रहा हूं और कौन जो है प्रतिभागी थे जिनसे ये सवाल पूछा गया था। 1 करोड़ या 7 करोड़ का प्रश्न था। ठीक है, वो भी बताइएगा।
तो कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा 1608 में। ठीक है, एक विषय यह भी माना जाता है कि यह पहला अंग्रेज था जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। यह पहला अंग्रेज था जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। केवल कहने का मतलब है इंग्लैंड से समुद्र से चला और सीधे भारत में ही आकर के जो है वो जमीन पर आया। कहने का मतलब यह है सूरत में ही सीधे वो तट पर उतरा। ठीक है, हमने बड़े विस्तार से बात किया है कि पहले कौन सा व्यापारिक मार्ग था, भारत में आने के लिए फारस की खाड़ी का मार्ग था, लाल सागर का मार्ग था। तो ये पूरा नया मार्ग जो वास्को डिगामा ने खोजा था, कहने का मतलब उसी मार्ग से ये जो है भारत पहुंचा 1608 में। ठीक है, कौन? कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से ये पहुंचा। तो कैप्टन हॉकिंस जो है अकबर के नाम जेम्स प्रथम का, यानी जो इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, उसका पत्र अकबर के नाम लेकर के ये आया। हालांकि इसे पता नहीं था कि अकबर की अब तक मृत्यु हो गई है और जहांगीर मुगल बादशाह बन चुका था। तो ये पत्र जो था वो अकबर के नाम ही था। हालांकि उस समय तक अकबर जीवित नहीं था, जहांगीर राजा बन चुका था। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का, अपने राजा का पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में पहुंचा और इसने जो है जहांगीर से ये गुहार लगाई कि हमें भी भारत में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारत में फैक्ट्री खोलने की, कोठी खोलने की, व्यापार करने की अधिकार दी जाए। लेकिन कहा जाता है कि जहांगीर इससे बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि यह तुर्की भाषा भी बोलता था। इससे जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और इसे 400 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर ने 400 का इसको मनसब प्रदान किया और साथ ही साथ इसे इंग्लिश खान, या उस दौर में अंग्रेजों को फिरंगी कहते थे, तो फिरंगी खान की उपाधि भी दी। लेकिन इनको भारत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत जहांगीर ने नहीं दी। कई जगह ऐसा भी लिखा मिलता है कि नहीं, जहांगीर ने फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी थी, जिसे तुरंत ही उसने वापस ले लिया। लेकिन कुल मिलाकर के फाइनल यह है कि इन्हें, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत जहांगीर ने नहीं दी। हां, उसने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया और बहुत दिनों तक जो है मुगल दरबार में कैप्टन हॉकिंस रहा, लेकिन उसे फैक्ट्री खोलने की अधिकारिता जहांगीर ने नहीं दी। ठीक है, इसी बीच में 1609 आया और 1609 BIC के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा, क्योंकि इस वर्ष चार्टर्ड अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो जो महारानी एलिजाबेथ का चार्टर्ड था, जो केवल 15 वर्षों के लिए वैलिड था, उस चार्टर्ड को, उस आज्ञा पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया कि भैया 15 वर्ष की कोई लिमिट नहीं है, आप अनिश्चित काल तक जो है करिए, जब तक ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन का राजा जो है उस पर कोई और आदेश न जारी करे, तब तक के लिए वो हो गया 1609। तो 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अब देखिए यहां पर क्या विषय है कि कई जगहों पर यह होता है कि अंग्रेजों ने जो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई थी वो असल में बनाया ही नहीं गया था। कई जगहों पर यह है कि नहीं, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन उसके आगे लिख देते हैं कि अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी। क्योंकि हर जगह आप पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की, और यह भी आपको मिलेगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की 1611 में। तो यहां पर यह समझ लीजिए कि ये जो है ये एक विवादित फैक्ट है, इसीलिए अस्थायी और अस्थायी दो शब्दों का प्रयोग होता है। तो जब भी एग्जाम में आपसे यह पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो उस प्रश्न के ऑप्शन में कभी भी आपको मसूलीपट्टनम और सूरत एक साथ नहीं दिखेंगे, हमेशा सूरत ही दिखेगा इन जनरल। लेकिन अगर सूरत ना दिखे तो मसूलीपट्टनम दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि यह एक तरह से विवादित विषय है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की।
तो अगर यह प्रश्न आएगा तो विकल्प में कभी भी सूरत और मसूलीपट्टनम एक साथ नहीं आएगा। और तो और प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता और मैक्सिमम इसी तरह से पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो आप तड़ाक से उत्तर दे देंगे कि नहीं, सूरत में स्थापित की। ठीक है, तो इसको काम चलाने के लिए हम ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की और 1613 में उन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, ये केवल समझने के लिए, हालांकि अस्थायी फैक्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनकी पहली फैक्ट्री तो 1613 में ही बनी थी, लेकिन मसूलीपट्टनम को भी याद रखना है। अगर सूरत ऑप्शन में नहीं हो और यह पूछा जाए अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां बनाई हो और सूरत ऑप्शन में ना हो, मसूलीपट्टनम ऑप्शन में हो, तो मसूलीपट्टनम पे टिक करना है। ठीक है, तो 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना हो गई। 1611 का साल अंग्रेजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा और इस वर्ष जो है स्वाली के युद्ध में, 1611 में स्वाली के युद्ध में अभी तक हिंद महासागर में अजेय समझे जाने वाले पुर्तगालियों को कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हरा दिया। तो पुर्तगाली जो कि हिंद महासागर के स्वामी स्वयं को कहते थे, उनको स्वाली के युद्ध में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हरा दिया। कहा जाता है कि जहांगीर को जब यह पता चला कि पुर्तगाली बेड़े को अंग्रेजों ने हरा दिया है, तो वो अंग्रेजों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे यह समझ आ गया कि पुर्तगालियों को काउंटर करने के लिए हमें निश्चित रूप से अंग्रेजों को बढ़ाना होगा, क्योंकि अंग्रेज ही हैं जो पुर्तगालियों को काउंटर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पुर्तगालियों का जो कार्टेज की व्यवस्था थी और उनका हिंद महासागर पर इस तरह का प्रभाव था कि मुगल बादशाह को भी कार्टेज लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। हालांकि वो निःशुल्क कार्टेज था, लेकिन फिर भी मुगल बादशाह को कार्टेज लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। तो कहीं ना कहीं उनसे सशंकित मुगल बादशाह भी रहते थे। तो जहांगीर ने देखा कि नहीं, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को, उनके जहाजी बेड़े को हरा दिया है, इसका मतलब है यही हैं जो कि शक्ति संतुलन दक्षिण में स्थापित करके रखेंगे। तो तड़ाक से अगले 2 साल के अंदर ही जहांगीर ने आज्ञा दे दी अंग्रेजों को भी कि आप लोग भारत में व्यापार करिए, हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की 1613 में स्थापित हो गई। ठीक है, इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा और इसने जहांगीर से अनेक रियायतें प्राप्त की। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये कि मुगल भारत में ये कहीं भी अपनी फैक्ट्री को खोल सकें, अपना व्यापार कर सकें, इसकी इन्हें अनुमति मिली। तो पहला कैप्टन हाकिंस जो 1608 में आया और दूसरा 1615 में सर थॉमस रो, ये दोनों नाम बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत में अगर अंग्रेजों के विस्तार की बात करें तो 1623 आते आते, यानी अपनी पहली फैक्ट्री जो सूरत में अंग्रेजों ने लगाई, उसके 10 वर्ष के अंदर अंदर अंग्रेजों ने सूरत, यहां तो लगी गया भड़ोच, अहमदाबाद तथा मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित हो गई 1623 तक आते आते। इसके बाद 1639 में स्थानीय राजा, यानी वहां के राजा जो है वो विजयनगर साम्राज्य के ही एक नायक थे। फिर विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ गया तो बहुत स्वतंत्र नायकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो उसी तरह के नायक थे दमरेला वेंकटप्पा। इनसे अंग्रेजों ने मद्रास लीज पर लिया। कौन सी जगह लीज पर ली? मद्रास इनसे अंग्रेजों ने लीज पर लिया और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो
पहली प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की 1639, यानी जो आगे चल के मद्रास प्रेसिडेंसी बनेगी वो इनके जो है अधिकारिता में मद्रास आ गया। 3 प्रेसिडेंसी भारत में अंग्रेजों की, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। तो मद्रास पर इनकी अधिकारिता 1639 में हो गई। ये दमरेला वेंकटप्पा से अंग्रेजों को मद्रास लीज पर मिल गया और यही इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। ठीक है। 1651 में बंगाल के मुगल सूबेदार 1651 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाह सूजा की अनुमति से हुगली में अंग्रेजों ने अपनी कोठी स्थापित की। तो अब बंगाल में भी अंग्रेज पहुंच चुके हैं, हुगली में इनकी कोठी स्थापित हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1668 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई 10 पाउंड वार्षिक के किराए पर मिला और चार्ल्स द्वितीय को बंबई उनके विवाह में दहेज के रूप में मिला था। 1661 में जब उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था तो कैथरीन के पिताजी ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई, भारत में बंबई दहेज में दिया था। तो चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में जो है इस बंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया और 1687 में सूरत की जगह बंबई प्रेसिडेंसी बनी। तो आपको मैं बताऊं कि वो जो पश्चिमी तट है उस पर सूरत ही एक तरह से प्रेसिडेंसी के रूप में था या मुख्य अंग्रेजी बस्ती थी, लेकिन 1687 में सूरत की जगह बंबई को अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसी बनाया या मुख्य बस्ती जो है इन्होंने बनाई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने बंबई को कब अपनी प्रेसिडेंसी बनाया या अंग्रेजों की बंबई से पूर्व कौन सी प्रेसिडेंसी थी पश्चिम में? तो आपका उत्तर यह होगा कि यह जो है सूरत था, बाद में बंबई हो गया। ठीक है, और बंबई किससे मिला? पुर्तगालियों से मिला। ठीक है, अब इतना बात हमने किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब हम जो है थोड़ा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करना चाहेंगे क्योंकि अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी निर्माण हो गया। तो 1664 में लुई 14वें, ये कौन है? तो ये फ्रांस के राजा हैं लुई 14वें। इनके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मूल नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल, की स्थापना हुई। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है कोलबर्ट का। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रेरणा से हुई या स्थापना में मुख्य भूमिका किसने अदा की? कई प्रकार से। तो उसका उत्तर है कोलबर्ट। तो 1664 में यानी लगभग 65 वर्षों के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 65 वर्षों के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, 1664 में। तो फ्रांसीसियों को बहुत बाद में यह ज्ञात हुआ कि असल में जो पूरब का व्यापार है वो बहुत फायदेमंद है, तो इसमें ये पिछड़ गए। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सबसे मजबूत चुनौती बनकर के भारत में कोई कंपनी खड़ी हुई तो वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। डुप्ले ने तो नाको चने चबवा दिया अंग्रेजों को। ठीक है, तो 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी अभियान दल भारत पहुंचा। 1664 में कंपनी बनी। 3 वर्ष के बाद फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में पहला फ्रांसीसी अभियान भारत पहुंचा और इसके 1 वर्ष के बाद ही यानी 1668 में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हो गई। तो फ्रांसीसियों की भी पहली फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित हुई और अंग्रेजों की भी पहली फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित हुई। और 1669 में दूसरी
फ्रेंच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। तो 1667 और 1668। 1673 में किस प्रकार से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार भारत में हो रहा है उसे हम देख रहे हैं। 1673 में वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिला और पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसियों का आधार स्थल बन गया। पांडिचेरी तो ये कब आया जो है फ्रांसीसियों के पास? तो 1673 में आया। किससे आया? तो वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिला और 1674 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से फ्रांसीसियों को चंद्रनगर मिला। तो बंगाल में ये चंद्रनगर बेहद महत्वपूर्ण फ्रांसीसी बस्ती थी और दक्षिण की हम बात करें तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों की बहुत महत्वपूर्ण बस्ती थी। ठीक है, तो ये हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की, इसकी स्थापना की बात की और इसके विस्तार की बात की। अब फिर से हम जो है आ जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति जो है 1680 के बाद जो है थोड़ा बदलने लगी और डायरेक्टरों ने जो है यहां के गवर्नर को ये आदेश दिया, मद्रास के गवर्नर को, कि आप असैनिक तथा सैनिक शक्ति का ऐसा शासन भारत में स्थापित कीजिए और उसकी प्राप्ति के लिए विशाल आय निकालिए तथा बनाए रखिए जो सदैव के लिए भारत में एक विशाल, सुगठित और सुरक्षित अंग्रेजी शासन की नींव बने। इस नीति के अगुआ या प्रतिपादन करने वाले को हम जानते हैं सर जोशुआ चाइल्ड के नाम से। और जैसे ही इस नीति का खुलासा हुआ वैसे ही पश्चिमी तट पर मुगलों के जहाज को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। हज यात्री जो जा रहे थे उनको जो है पकड़ लिया सर जॉन चाइल्ड ने, जो कि उस समय मद्रास का अंग्रेजी गवर्नर था। और इसी दौरान जो है, इससे पहले एक घटना यह हुई थी कि 1680 में औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर 2% चुंगी और 1.5% जजिया लगाया था। जजिया कर यानी मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला शुल्क। ठीक है, तो जजिया 1.5% और 2% चुंगी लगाया था। तो यहां से भी अंग्रेजों ने यह तय किया था कि अब जो है अपना निर्णय भारत में स्वयं करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया सर जोशुआ चाइल्ड की वो नीति जो है, और इन सबसे जो है पश्चिमी तट पर जहाज पकड़े गए मुगलों के जो कि मक्का जा रहे थे। और इसके साथ ही साथ 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। अंग्रेजों ने खुलेआम हुगली को लूट लिया, लेकिन अंग्रेजों ने औरंगजेब को बहुत हल्का आंक लिया था। अभी तक औरंगजेब जो है बहुत मजबूत शासक था और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य जो है औरंगजेब के समय ही था, सबसे बड़ी सेना औरंगजेब के पास ही थी। तो औरंगजेब को इन्होंने हल्के में ले लिया, लेकिन औरंगजेब ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर किसी द्वीप पर जो है बैठ गए और वहां से इन्होंने निगोशिएशन किया। तो जाब चारनाक की याचना पर इसने क्षमा वगैरह मांगा तो औरंगजेब से अंग्रेजों को क्षमा मिल गई। अब यहां प्रश्न यह है कि इन्होंने जब इतनी धृष्टता कर दी, जो है मुगल जहाजों को भी पकड़ लिया और साथ ही साथ जो है हुगली को इन्होंने लूट भी लिया, तो औरंगजेब ने इनको जो है थोड़ा सा दंड दे करके क्षमा क्यों कर दिया? तो उसके 3 कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार से मुगल साम्राज्य को भी लाभ था। दूसरी बात यह कि औरंगजेब यह समझ रहा था कि मुख्य भूमि पर चाहे औरंगजेब कितना भी मजबूत है, ये समुद्र में बहुत मजबूत थे और मुगलों का कभी भी समुद्र पर उस तरह की स्थिति कभी थी ही नहीं। मुगलों की ही नहीं, भारत के मैक्सिमम शासकों की हम बात करें मध्यकाल में तो उनकी जो है चोलों की जानकारी होती है, उनकी जो है
नौसेना की और मराठों के नौसेना की, लेकिन और अन्य शासकों की बात करें तो नौसेना में कोई किसी ने भी बहुत दिलचस्पी नहीं ली। तो इसको पता था औरंगजेब को कि इनकी नौसेना जो है बहुत मजबूत है। तो ऐसे में जो है जाब चारनाक को की याचना पर इसने माफ कर दिया, लेकिन सर जॉन चाइल्ड को इसने कहा कि इसको जो है अब हम भारत में रहने नहीं देंगे, अगर आपको जो है अपना व्यापार चलाना है तो इसको भेजिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसको औरंगजेब ने निष्कासित किया था, तो उसका उत्तर है सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को उसने कहा कि हम जो है अब क्षमा नहीं करेंगे, इसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंग्रेजों की जो नीति परिवर्तित हुई थी वो फिर से अपने ढर्रे पे आ गई। इनको पता चल गया कि अभी हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम जो है मुगल सत्ता को चुनौती दे पाए। 1698 में बंगाल के मुगल सूबेदार अजीम उस शान से अंग्रेजों को सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर इन 3 गांवों की जमींदारी मिली 1200 रुपए वार्षिक में, और इन्हें ही मिलाकर के, इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई। और कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जाब चारनाक को। तो आपसे पूछा जाएगा कलकत्ता का संस्थापक कौन है, तो कलकत्ता का संस्थापक जाब चारनाक था। और यही तीनों गांव सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर को मिलाकर के ये जो है आधुनिक कलकत्ता की नींव पड़ी। और यहीं पर अंग्रेजों ने अपने राजा के सम्मान में फोर्ट विलियम की स्थापना की, और यह फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स अय्यर था। तो फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो चार्ल्स अय्यर था। और जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है कलकत्ता रही, और बाद में जो है ये दिल्ली चली गई। ठीक है, तो ये अब इसी दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जिसे कि ब्रिटिश इतिहासकार ओर्म ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, यानी महान अधिकार पत्र की संज्ञा दी। और ये क्या था, तो ये था मुगल बादशाह फर्रुखसियर का फरमान जो 1717 में जारी किया गया। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सरमन मिशन 1715 में गया। इस मिशन के साथ विलियम हैमिल्टन नाम का एक सर्जन भी गया था। और बताया जाता है कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर एक दर्दनाक बीमारी से पीड़ित था और बहुत परेशान था। इस विलियम हैमिल्टन ने उसकी इस बीमारी को दूर कर दिया, छुटकारा दिला दिया। इससे फर्रुखसियर बहुत प्रसन्न हुआ, और उसी प्रसन्नता में उसने यानी फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया। और इस फरमान को ब्रिटिश इतिहासकार ओर्म्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, यानी कि इसकी संज्ञा 1215 में हस्ताक्षरित ब्रिटिश राजा और ब्रिटेन के जमींदारों के बीच जो मैग्ना कार्टा का हस्ताक्षर हुआ, यानी जो महान अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, उससे इसको जोड़ करके देखा, यानी कहा कि यह महान अधिकार पत्र जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। अब देखिए इसमें क्या क्या मिला। पहला, 3000 रुपए वार्षिक के बदले BEIC को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। तो केवल 3000 रुपए दो एक वर्ष में, और पूरी चुंगी से तुमको माफी है, सभी टैक्सेस से माफी है। ठीक है, इसके अलावा 1000 रुपए के बदले सूरत में सभी करों से मुक्ति। तो 1000 रुपए दो और सूरत में सभी करों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा इन सब में महत्वपूर्ण अधिकार, BEIC के सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिली। BEIC के सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिली। यह बहुत बड़ा अधिकार था। आप जानते हैं कि हम लोग अगर किसी के प्रभाव को दर्शाना होता है तो यह कहते हैं कि अरे उनका तो सिक्का चलता है। ऐसे आम बोलचाल में किसी के प्रभाव को दर्शाने के लिए हम क्या कहते हैं कि अरे उनका तो सिक्का चलता है। तो सिक्का चलना का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जिसका सिक्का चलता है वो बहुत ही प्रभावी है। तो प्रभाव के उच्चतम बिंदु को दर्शाने
के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कि अरे उनका तो सिक्का चलता है, उसी प्रकार से आप समझिए कि मुगल साम्राज्य में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का चलने लगा। अब मुगलों के राज्य में अंग्रेजों का सिक्का चलने लगा। मध्यकाल में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का जो भी शासक गद्दी पे बैठता था, दो काम तुरंत कराता था। एक तो अपने नाम का सिक्का चलवाना और दूसरा खुतबा पढ़वाना। तो सिक्का चलना यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार था और यह अधिकार भी अंग्रेजों को मिल गया 1717 में। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर का फरमान इन्हें 1717 में मिल गया और यहां से अपने सब प्रतिद्वंद्वियों से मुगल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी आगे निकल गए, क्योंकि इसे बहुत सारे अधिकार जो है भारत में मिल गए फर्रुखसियर के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है 1720 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडीज की चिर अस्थायी कंपनी के रूप में पुनः निर्माण हुआ। तो यह बताया जाता है कि 1672 से लेकर के 1713 तक लगभग इस काल के दौरान हॉलैंड से जो है फ्रांस उलझा ही रहा और इस कारण से फ्रांस जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी भी हालत जो है धीरे धीरे खराब होने लगी और ऐसे में जो है फिर से इस कंपनी को सशक्त करने के लिए इसका फिर से पुनर्गठन किया गया 1720 में और फिर 1720 से इसने जो है एक प्रकार से फिर दम भरा। जो है जो पांडिचेरी के गवर्नर थे लिनो और ड्यूमा, उनके जो है अधिकारिता में इसने फिर से जो है जोर पकड़ा और 1721 में मॉरिशस, 1725 में माहे, ये जो है मैसूर में जब हम हैदर अली, टीपू सुल्तान और आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो माहे का जिक्र आएगा। 1739 में करिकल में फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना हो गई। ठीक है, यहां पर फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना हो गई। 1739 एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा भारत में। इसी वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की हार हो गई। करनाल के युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की हार हो गई। अकबर से लेकर के मोहम्मद शाह तक कोई बाहरी आक्रमणकारी ऐसा नहीं हुआ था कि जो कि मुगलों की हस्ती को चुनौती दे दे, लेकिन मुगल बादशाह की करनाल के युद्ध में हार हो गई थी। देखिए औरंगजेब के बाद से ही मुगलों का पतन होने लगा, लेकिन मुगलों की सैन्य शक्ति 1739 तक इतनी कमजोर हो गई है यह किसी को नहीं पता था। मुगल कमजोर हो चुके थे लेकिन यह खुले तौर पर नहीं था, अभी भी जड़ पूरा अंदर से खुद गई थी, लेकिन अभी भी तना खड़ा था। सबको लगता था कि मजबूत है, लेकिन जैसे ही करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल बादशाह को हराया और दिल्ली पर चढ़ आया और दिल्ली पर जो है लाखों लोगों को कटवाया और मुगल शहजादे और शहजादियों के जिस तरह से अपमानित किया और जिस प्रकार से मुगल सत्ता एकदम उसके पैरों में झुक गई नादिर शाह के, उसने स्पष्ट कर दिया कि अब भारत में मुगल सत्ता बहुत बड़ा विषय वस्तु नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती नहीं है और इसने जो है बहुत शक्ति दी। इन यूरोपीय कंपनियों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मैसेज हो गया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मैसेज हो गया कि ये कोई बहुत बड़ी चुनौती जो है मुगल बादशाह नहीं है, मुगल साम्राज्य नहीं है। और ये निश्चित रूप से मराठों को भी था सूचना कि नहीं एकदम मुगल साम्राज्य जो है। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध लड़े गए, हालांकि ये सभी युद्ध जो है दक्षिण में लड़े गए।
हालांकि इसी बीच में 1757 में प्लासी का भी युद्ध हुआ। ठीक है, तो प्रथम 1746 से 48, द्वितीय 1749 से 54 और तृतीय 1756 से 63। हम 3 आंग्ल फ्रेंच कर्नाटक युद्ध को विस्तार में पढ़ेंगे। अभी केवल जो है टाइमलाइन को पूरा करने के लिए हम बता रहे हैं। 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध लड़े गए और इस 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध के पश्चात जो है या तीसरे आंग्ल फ्रेंच युद्ध के दौरान ही 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हुई। अंतिम रूप से फ्रांसीसी जो है इस युद्ध में पराजित हुए और यहीं से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत हो गया। 1760 से ही अब फ्रांसीसी कोई चुनौती भारत में नहीं रह गए वांडीवास के युद्ध में के बाद। तो बेदरा का युद्ध और वांडीवास का युद्ध बेहद महत्वपूर्ण है, इसको एकदम दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं कि इसको केवल एक बॉक्स के माध्यम से हम समझ लेंगे। जो है इससे जुड़ा कोई प्रश्न तो पूछा ही नहीं गया है प्रीवियस ईयर में, लेकिन अगर जो पूछा जा सकता है उसको भी आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, इतना याद आपको रखना है। दूसरा फैक्ट यह है कि 1620 में ट्रांकेबार या ट्रैंकोबार में यानी तमिलनाडु में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो 1616 और 1620 ये याद आपको रखना है। और साथ ही ट्रैंकोबार और बंगाल में सेरामपुर ये 2 जगह याद रखनी है। इन 2 जगहों पर जो है डेनिश फैक्ट्रियां थी। तो हो सकता है आपसे पूछ ले निम्नलिखित में कहां कहां डेनिश फैक्ट्री थी, तो आपको याद रखना है ट्रैंकोबार और बंगाल में सेरामपुर में यहां इनकी फैक्ट्री थी। 1845 में डेन ने अपनी सभी फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया और भारत से ये चले गए 1845 में। किताबों में बहुत इसको ढूंढने का प्रयास मत करिएगा, हर किताब में डेट अलग मिलेगा। अपनी तरफ से पूरा सावधानी बरत करके मैंने जो है इस डेट को लिखा हुआ है और इसमें बहुत डेट का मतलब नहीं है। 1616 और 1620 ये डेट तो आपको हर जगह मिलेगी। श्रीरामपुर और ये डेन कब भारत से गए इसमें जो है कंफ्यूजन है। ठीक है, तो 1845 में ये चले गए। अमूमन यही सबसे परफेक्ट डेट है। और किसको इन्होंने अपनी फैक्ट्री बेच दी? तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री बेच दी अंग्रेजों को। ठीक है, अब जो है थोड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आ जाइए। तो 1858 में 1857 की महान क्रांति के बाद 1858 का जो अधिनियम आया उसने ये कहा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम भारत से समाप्त हुआ। अब भारत प्रत्यक्ष ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में, अब भारत प्रत्यक्ष ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ जाएगा। और 1947 में फाइनली ब्रिटिश राज का भी भारत से अंत हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। अब जो है बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी, तो 1954 में यानी वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी जो है सिमट गए थे कहां? तो पांडिचेरी, चंद्रनगर और केरिकल। तो 1954 में यानी भारत की स्वतंत्रता के 7 वर्षों के बाद फ्रांस की सरकार ने अपनी भारत में बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर और केरिकल भारत को सौंप दिया। तो 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली। 1954 में फ्रेंच जो भी क्षेत्र पे थे, मुख्यतः पांडिचेरी, वहां से फ्रेंच भी चले गए। और 1961 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसके विस्तार की, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके विस्तार की, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसके विस्तार के। आइए देख लें प्रश्न किस तरीके से इससे जो है पूछे जाते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है चार्टर्ड किस वर्ष मिला, किसने चार्टर्ड दिया? हेक्टर नामक जहाज से कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? पहला ब्रिटिश अभियान जो इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर पहुंचा वो किसके नेतृत्व में आया था? ठीक है, इसके अलावा जो है
इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई? ठीक है। इसके अलावा जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां पर की गई थी अंग्रेजों के द्वारा? अंग्रेजों को मद्रास किससे मिला जो है, ये जो है सारी बात। उसके अलावा थॉमस रो किसके दरबार में आया था? अंग्रेजों को बंबई किससे मिला? बंबई अंग्रेजों की मुख्य बस्ती पश्चिमी तट पर कब बनी, यानी प्रेसिडेंसी? तो वो मैंने यहां पे लिखा है। किसके प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कौन था फ्रांस का सम्राट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ठीक है। पहला फ्रांसीसी अभियान दल भारत किस वर्ष आया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? पांडिचेरी फ्रांसीसियों को किस वर्ष मिला, या फ्रांसीसियों को पांडिचेरी किससे मिला? अंग्रेजों ने हुगली को किस वर्ष लूटा? आधुनिक कलकत्ता का संस्थापक कौन है? किसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया? सर जॉन चाइल्ड। ठीक है। किसने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया? तो फरुखसियर जो है। इसके अलावा ये जो 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, इनके बाद कौन कौन सी संधि हुई, इससे प्रश्न पूछता है। इसके सीक्वेंस पूछता है। कौन सा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, ये पूछता है। इसके अलावा जो है वांडीवास का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। तो वांडीवास के युद्ध में कौन जीता, कौन हारा? वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास के युद्ध में कौन 2 शक्तियां आपस में लड़ रही थी? ये सारी बातें, ठीक है, ये आपसे जो है पूछी जाएंगी। इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो है हमने एक कंप्लीट किया कि कब फ्रांसीसी भारत से गए, कब ब्रिटिश भारत से गए, और कब जो है पुर्तगाली भारत से गए। ठीक है। अब यहां पर एक विषय और हम देख लेना चाहेंगे। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, इससे बहुत प्रश्न पूछता है। तो हमने सब अच्छे से तो समझ ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे इस्तादो द इंडिया कहा जाता था, यानी जो उनका सामुद्रिक पूरा साम्राज्य था उसे ही इस्तादो द इंडिया कहा जाता है। इसे 1498 मानते हैं वास्को डिगामा के आने के साल से ही पुर्तगाल को। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अंग्रेजों ने किया। कब किया? 1599 में किया। और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई, किसके द्वारा? तो डचों के द्वारा हुई। कब हुई? 1602 में हुई। यहां पर तथ्य बस एक ही जानने का है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 वर्ष पूर्व हो गई थी, लेकिन भारत में डच पहले आए और ब्रिटिश बाद में आए। तो भारत में डच पहले आए और ब्रिटिश बाद में आए। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी से 3 साल पहले ही बन गई। इसीलिए जो भारत आने का क्रम है वो ये है कि पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। लेकिन कंपनी के निर्माण के हम हिसाब से देखें तो पहले पुर्तगाली कंपनी, फिर अंग्रेज, फिर डच। ठीक है। तो ये बस तथ्य आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण पहले हुआ, लेकिन भारत में वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई। ठीक है। इसके बाद डेनिश 1616, और सबसे अंत में भारत में फ्रांसीसी आए 1664 में। ठीक है। तो ये रहा। तो अभी के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध के बारे में, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।